सो हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस। आज का वीडियो एक कन्वर्सेशन वीडियो है जो आपके ही कमेंट के ऊपर होने वाला है, पूरा का पूरा डेडिकेटेड। जब से हमने अपना चैनल चालू किया है कुछ ही दिन हुए हैं और उसमें बहुत सारे हमें कमेंट आए कि भैया इस वीडियो को समझाओ सर, ये हमारे पास टॉपिक है या फिर ये वाला एक स्टॉक है जिसकी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम सारे की सारी बातें करेंगे, बट वन बाय वन सारे लोगों के क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, पर एक एक करके। तो ऊपर में एक भाई ने कमेंट किया था अपने को कि फाइन ऑर्गेनिक पे वीडियो बनाओ भाई। तो एक काम करते हैं, फाइन ऑर्गेनिक स्क्रीनर पे चलते हैं और फाइन ऑर्गेनिक के बारे में अपन थोड़ा एक ब्रीफ ब्रेथ ले लेते हैं और ये क्या वीडियो बनाने लायक कंपनी है ये भी समझ आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, फाइन ऑर्गेनिक आ गई कंपनी और इस कंपनी को ओपन कर लिया अपन ने। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि चीज़ें एकदम क्लियर क्रिस्टल रहे, ठीक है। फालतू बातें नहीं करेंगे, आखिरी में करेंगे। हाँ जी चलो। तो फाइन ऑर्गेनिक के इससे पहले वीडियो बनाने से पहले एक और चीज़ मैं बोल दूँ कि ना कोई बाई की रिकमेंडेशन है ना ही सेल की, आप अपने डिसीजंस खुद ले लोगे। चलो ठीक है, आप तो समझदार ही हो, बाकी बोलना हमारा काम है। फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड की अगर बात करें तो कंपनी में रफली मेरे को बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने बिजनेस अंडरस्टैंडिंग ली तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वन थिंग जो इसमें मेरे को प्रॉब्लम लगी थी और जो देख के सबको भी लगेगी कि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो पहले तो इंप्रूवमेंट थी, पर 2022 के बाद एक 2021 में के बाद 2022 में देखो एक मैसिव जंप था सेल्स में, मैसिव जंप था सेल में। और फर्दर जून के बाद एक मैसिव डाउनफॉल आया सेल्स में। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हुई है? तो देखो, फाइन ऑर्गेनिक एक स्पेशलिस्ट केमिकल के फील्ड में नहीं है। जैसे आप इसके पियरिंग कंपनीज को देखोगे, एसआरएफ को देखोगे या फिर दीपक नाइट्रेट को देखोगे या टाटा केमिकल्स को देखोगे, तो वो एक मेजर केमिकल बिजनेस में है। फाइन ऑर्गेनिक कैसा बिजनेस है ही नहीं। इनका बिजनेस है कि जो रॉ प्रोडक्ट है इनका, जैसे ऑयल, नेचुरल ऑयल्स हो जाएगा, वेजिटेबल्स ऑयल हो गया, ठीक है, प्लांट बेस्ड ऑयल्स हो गए, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग का मतलब उन रॉ मटेरियल को यूज करना, उसका फाइन प्रोडक्ट बनाना और फिर सेल करना। तो इनके अच्छे खासे कस्टमर्स हैं, जैसे कि कस्टमर बेस में कोई दिक्कत नहीं है। पेप्सी है, कोका कोला है, ब्रिटानिया है, एशियन पेंट है, पार्ले है, इसके बाद पेडेलाइट है, बर्जर है। मतलब ओवरऑल कंपनीज की डाइवर्सिफिकेशन कस्टमर का बड़ा बेस है और इनके साथ अच्छी खासी रिलेशन भी है और अच्छा खासा कस्टमर बेस सपोर्ट भी है। ये अपने लोकल नाम से भी प्रोडक्ट बेचते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन प्रॉब्लम कहां आ रही है समझ रहे हो? मेन प्रॉब्लम इनकी आ रही है दैट्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। अभी स्पेसिफिक अगर इनकी देखोगे तो ओवरऑल इस चीज को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आएगी। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में एक चीज देखो कि ये कंपनी मेजरली ऑपरेट करती है यूएसए एंड यूरोप में, और इसका ज्यादातर काम अगर ऊपर भी जाओगे तो आपको फाइन ऑर्गेनिक का इंगेजमेंट आउटसाइड इंडिया ज्यादा दिखेगा। आउटसाइड इंडिया क्या करती है कंपनी? मैन्युफैक्चर करती है चीजों को और उसे आउटसाइड इंडिया बेचती है। अब क्योंकि पिछले साल में अच्छा खासा यहाँ आपको क्वार्टरली रिजल्ट में जाओगे तो ये चीज़ें थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ, तो यहाँ से देखने को मिलेगा। तो जैसे ही हम 2022 में जाते हैं तो यहाँ एक्सपोर्ट ओवरऑल इंडिया के अच्छा खासा बढ़ा था, इनमें इनका भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था, इनके एक्सपोर्ट्स भी अच्छे खासे हुए थे। बट इसी बीच में अभी के टाइम पे मटेरियल कॉस्ट भी थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट हुआ, बहुत वॉलेटिलिटी देखी गई उसमें, तो उसने भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डाला और इसके एक्सपोर्ट्स आउटसाइड इंडिया उतने प्रॉपर इफिशिएंट वे में नहीं हो पाए, जो कि अपने को ये दोनों क्वार्टर में देखने को मिलते हैं। तो देखो, अगर रफली अगर मैं कंपनी की बात करूं तो आप इनकी प्रॉपर ग्रोथ पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से लोगे तो बहुत अच्छे प्राइस पे ये कंपनी आपको अवेलेबल है। स्क्रीन ठीक है, बहुत अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है। देखो, अगर जून के बाद जो नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ जून 2021 देखो, सेल्स जस्ट 100 करोड़ से बढ़ गई। फिर इसके बाद ये वाले अगर नंबर को भूल जाए
तो यहाँ पर अगर एक नॉर्मल ग्रोथ ही लेते, जहाँ एक बहुत उछाल वाली ग्रोथ आ गई थी, जस्ट डबल की ग्रोथ, अगर इसको नॉर्मल ग्रोथ कर दिया जाए तो 3.5 के बाद 100 करोड़ बढ़ेगा तो 4.5 यानी 450 करोड़ के पास की कहानी देखने मिलनी चाहिए थी। फिर 450 से 550। तो एक चीज आप देखोगे कि इनकी जो पुरानी ग्रोथ रिपोर्ट थी वही आ रही है। अगर एक मैसिव यहां से समझ आ रहे हो ना, ये चीजें 250 है, 250 से 350 हुआ, 350 से यहां आनी चाहिए थी कितनी, 450, और 450 से 550। तो ये पुरानी ग्रोथ ही आ रही है। अगर आप पुरानी ग्रोथ के अकॉर्डिंग इनमें पैसा डालना चाहते हो और एक स्टडी ग्रोथ जो ये दे पा रहे हैं, ये एक्सेप्शन ग्रोथ थी जो एक बार आ गई, आने वाले टाइम में आ भी सकती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इनके अगर आप फंडामेंटल्स और एनुअल रिपोर्ट में जाकर के देखोगे तो यहाँ अच्छी खासी इनकी जो आपका थाईलैंड वाला था, ठीक है, फॉल का थाईलैंड वाला, देखो ये एक तो कैपेक्स जो ये कर रहे हैं, वहां पास से एक चीज अच्छी देखने मिलता है, एफोल जो लिखा है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री वही है, कोई दिक्कत क्यों नहीं। तो एक गुजरात से लैंड एलोकेशन मांगी है जिसकी अभी तक इंप्रूवमेंट आई थिंक सो नहीं हुई है। तो जैसे ही अगर वो लैंड इन्हें अलॉट कर दिया जाता है तो वहां से ये मैन्युफैक्चर करके और प्रोडक्ट्स को फर्दर सेल कर सकते हो। क्योंकि देखो गुजरात में पोर्ट आता है, गुजरात में अगर पोर्ट है तो इन्हें उसी पोर्ट, क्योंकि गुजरात में अगर कहीं इनको पोर्ट के पास, सी के पास अच्छा खासा लैंड मिल जाता है अच्छे खासे गवर्नमेंट के रेट में, तो ये वहां अपना फैक्ट्री डालेंगे और वहीं से प्रोडक्ट को डायरेक्टली पोर्ट पे ले जाएंगे। तो ये ट्रांसपोर्ट चार्ज कहीं ना कहीं बचेगा यहाँ का भी, और फर्दर उसे एक्सपोर्ट करने में भी इनको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वाला अगर क्लियरेंस आई थिंक सो अभी तक तो नहीं हुआ है, कहीं इशू में फंसा है, पर ये अगर हो जाता है तो इसके कारण की सेल्स यहां से बढ़ने वाली है। थाईलैंड वाला जो प्लांट है उसकी मैं बात कर रहा था, तो उसकी थाईलैंड वाले प्लांट की जो प्रोडक्शन है वो Q1 FY24 से स्टार्ट होने वाली थी, तो अभी जस्ट स्टार्ट होने वाली है। तो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि अगले क्वार्टर में इनकी सेल्स बढ़ती हुई दिख सकती हैं। हम ऐसा नहीं बोलेंगे बढ़ती हुई दिखेगी, बट नॉर्मल बेसिस पे जो अभी ग्रोथ आ रही थी, जो आपको हमने दिखाया था वैभव ग्लोबल्स के केस में, कौन सा बात कर रहे हैं एक बार फिर से बता दें। तो ये जो ग्रोथ आ रही थी 250 से 350, 350 से 450, ये जो एक्सेप्शन आ गया यहाँ 450 होनी चाहिए थे, 450 से 550। तो ये वाली ग्रोथ है जो इनकी रैंडमली आ रही थी, वही ग्रोथ अगर कंटिन्यू होती है और उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाता है तो ये शेयर प्राइस ऐसे भागेगा कि जैसे पहले इतनी ग्रोथ में नहीं भागा था वैसे भागना चालू होगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी समझनी है। फाइन ऑर्गेनिक के ऊपर और डेडिकेटेड वीडियो मेरे को लाने का मन तो है, बट ये बहुत ज़्यादा टाइम खा लेता है, ठीक है, पर अच्छी कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनका जो कैपेक्स एक्सपेंडेशन है, या अगर ये प्रॉपर हो जाता है तो ये बहुत अच्छा है। हाँ, एक और चीज़ है इनकी, मैंने जब इनकी फंडामेंटल पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ पर मेरे को एक चीज़ मालूम चली थी फाइन ऑर्गेनिक के बारे में, कि दैट एक चीज़ है कि इनका ओवरऑल एक्सपोर्ट से ही पैसा आता है, डोमेस्टिक ऑपरेशन से उतना ज़्यादा पैसे नहीं आते हैं। एक ज्योग्राफिकल स्प्लिट भी देख सकते हो, एक्सपोर्ट से 61%, डोमेस्टिक से 39%। और ये FY21 से FY22 की ओर देखो तो डोमेस्टिक में इनकी ओवरऑल प्रेजेंस कम होती जा रही है और एक्सपोर्ट में बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे ये फॉरेन कंट्रीज को और कैटर कर पाते हैं, क्योंकि एक अच्छे प्राइस पे ये मार्केट में उतार पाते हैं सामान, क्योंकि इन्हें अच्छे सस्ते प्राइस पे बना भी पाते हैं। ये इंडिया का एक मेजर प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, मेजर क्या प्रॉफिट बोलते हैं यार, इसको अच्छा वर्ड नहीं मिल रहा है, तो ठीक है आप समझ ही गए होंगे कि एक स्ट्रेंथ है इंडिया की, लेबर कॉस्ट कम है, इसके बाद रॉ मटेरियल सस्ते में आ जाते हैं, इनकी अच्छी खासी जो पकड़ है जिससे जहां से ये सामान उठाते हैं वो भी बहुत अच्छा है। इन्होंने अपने कॉन कॉल में भी शो किया, आप चाहो तो उसे आराम से पढ़ सकते हो। तो एक अच्छी खासी ओवरऑल मैं बोलूँगा यार ग्रोथ होने वाली है। हाँ, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग और एक और चीज़ है, ये मैं जब बात कर रहा था, शिफ्ट फ्रॉम सिंथेटिक केमिकल टू एलो केमिकल्स, ये चीज़ अच्छी है। देखो एलो केमिकल्स क्या होते हैं, नेचुरल केमिकल्स हैं, जो क्या है कि हाँ पर नेचुरली होते हैं, जो कि जैसे देखो एक सिंथेटिक केमिकल होते हैं जो मैन मेड केमिकल है, केमिकल्ड है, और एक होता है एलो केमिकल्स। एलो केमिकल्स ऐसे केमिकल्स हैं जो कि जैसे वेजिटेबल ऑयल से बना लिए, तो एक नेचुरल है, ठीक है, तो उसमें भी इनकी शिफ्टिंग हो रही है। क्योंकि देखो अगर एलो केमिकल्स है तो एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होंगे, अगर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होंगे तो इनको लॉन्ग टर्म में इसका फायदा होने वाला है, क्योंकि ओवरऑल पूरी दुनिया इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट की ओर जा रही है। तो इससे इनका आने वाले समय पे जो ये पीवीसी बनाएंगे, पॉली एल्फिन बनाएंगे, स्ट्राइन बनाएंगे, पॉली एमाइड्स बनाएंगे और अदर इंजीनियरिंग पॉलीमर्स जो बनाने वाले हैं,
ये एडेसिव, और इनका एक बात ध्यान रखना, पूरा का पूरा बिजनेस ना एडेसिव एम्पलीफायर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले समय में अच्छा खासा इनको ग्रोथ देंगी और एक पोजीशन भी देंगी। तो ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बट ओवरऑल मैंने जितनी समझानी थी चीज़ें, कंपनी की फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है। मेजरली अभी जो लोगों को दिक्कत लग रही है दैट्स इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे दिक्कत लग रही है, बट आने वाले क्वार्टर में ये इंप्रूव होंगी। चलो, तो वो बंदा जिसने ये क्वेश्चन पूछा था उसको आई थिंक सो थोड़ी क्लियरेंस लगी होगी। बाकी आप क्वार्टरली के बाद अगर इनके देखोगे नेट प्रॉफिट में वैसे कमी नहीं आई है, नेट प्रॉफिट इज इंप्रूविंग डे बाय डे। और जब हाईएस्ट एवर सेल थी 748 की, तो उस समय 160 करोड़ का प्रॉफिट लेके आए थे। अभी सेल्स सिर्फ 550 की और 100 करोड़ का प्रॉफिट ला रहे हैं, बहुत है यार, मोर देन इनफ है यार। ठीक है, तो प्रॉफिट में कोई कमी नहीं है। अगर नॉर्मल पीस ग्रोथ की बात करेंगे, हाँ थोड़ा सा यहाँ कमी आई है, बट उस पर मेरे को मेजरली कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म में बात करोगे तो ओवरऑल इनकी सेल्स बढ़ी है। टोटल टीटीएम में यहाँ थोड़ी सी कम हुई है, जो ये आपको क्वार्टरली में 2 क्वार्टर में कम दिख रहे हैं, इसके कारण ये दिख रहा है, इसमें कोई नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे तो सही है। नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट ही आप लोग देखते हो तो वो भी ठीक है, ठाक इंप्रूवमेंट है। हाँ, तो ये कोई नहीं है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर इनकी सेल्स बढ़ती जा रही है और ग्रोथ भी होती जा रही है। पिछले साल थोड़े एक्सपोर्ट कम हो रहे थे या फिर पिछले 2 क्वार्टर से, तो वो आने वाले टाइम पे फिक्स हो जाएंगे। जैसे ही इनका थाईलैंड वाला जो प्रोडक्शन है वो इंप्रूवमेंट है, क्योंकि थाईलैंड वाले में इनकी आई थिंक सो प्रेजेंस ना 45% का स्टेक है, तो अच्छी खासी इनकी पकड़ है वहां पर से भी। और बाकी यूएस वाला जो है उनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन में भी ये बोल रहे थे, तो आई थिंक सो अगर वहां भी करते हैं तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी इनकी। ठीक है, स्टॉक ने अच्छा खासा CAGR से ग्रोथ किया है, वह एक साल में अभी वही जो हमने क्वार्टरली रिजल्ट में देखा उसके कारण हाल कमी देखने को मिल रही है, बट रफ मैं बात करूंगा तो सही है। अगर कोई एंट्री मानना भी चाहता है तो उसके लिए सही देख सकता है अपने अकॉर्डिंग, मैं कोई अभी डिसीजंस नहीं बता सकता आपके लिए। बाकी रिजल्ट देखोगे कंटिन्यूसली बढ़े हैं, बोरोइंग कंटिन्यूसली घटे हैं, दैट्स गुड। और CWIP में हाईएस्ट एवर कैपेक्स करना है 40 करोड़ का। और अगर इनके टोटल अदर एसेट्स में भी देखोगे तो इन हैंड अभी इनके पास 523 करोड़ है, और ये 29 करोड़ की बोरोइंग आराम से चुका सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत की उतनी बात नहीं है। कैश फ्लो ठीक ठाक है, नॉर्मल है। बाकी अगर प्रमोटर्स की बात करोगे तो हाईएस्ट एवर प्रमोटर अपने शेयर्स को होल्ड करके बैठे हैं, तो अच्छी खासी प्रेजेंस देखने को यहाँ मिलती है। FIDIs की आप होल्डिंग देख लेते हो, एक बढ़ती है तो दूसरी घटती है, तो यही केस है, बाकी इसमें कोई मेजर दोहराई नहीं है। आप इनकी क्रेडिट रेटिंग में भी जाकर पढ़ोगे तो थोड़ी अच्छी कहानी आएगी, कौन कॉल जाकर के आप आराम से पढ़ सकते हो। तो ये रहा इसके बारे में। बाकी एक इसका टेक्निकल, अगर हाँ टेक्निकल बात कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको भी समझ आ जाएगा। तो फाइन ऑर्गेनिक के बारे में कर लेते हैं। फाइन, तो अगर इसके टेक्निकल पे देखें तो एक है लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ खुद ही दिख जाएगा कि अगर जो अभी जिस ट्रेड पे ट्रेड कर रहा है, ये पहले से ही मैंने एक डाटा देख रहा था कि टेक्निकल कौन से फॉलो हो रहा है, तो वहाँ पास से अभी आपको 55% की गेन के लिए मिल जाता है, तो एक अच्छे खासे मैं बोलूँगा कम प्राइस में अवेलेबल है। नॉर्मल ग्रोथ के अकॉर्डिंग आप लेते हो तो भाई बहुत अच्छा है। ठीक है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप इसमें और टारगेट्स अगर देखना चाहते हो तो अभी मेजरली एक कप विद द हैंडल बनता हुआ दिख रहा है, तो आप यहाँ पास अगर इसको देखते हो तो एक कप विद द हैंडल है, ब्यूटीफुल है, ठीक है, पर उतनी हाँ ठीक है, उतना मतलब एक क्योर बोलेंगे ना, एक प्रॉपर बोलेंगे तो अभी उतना ठीक से आपको नजर नहीं आएगा, बट हाँ यार रफ बोल सकते हैं कि सही बन रहा है। तो अगर आप यहाँ से देखते हो तो यहाँ से आपको एक कप विद द हैंडल देखने को मिल रहा है। ये रहा आपका एक कप, और इसकी हैंडल अभी बनी नहीं है, और मेजरली अगर ये हैंडल यहाँ से बनती है तो आई थिंक सो ये ऐसे कुछ हैंडल बन जाएगी, और इसके बाद अगर 2-3 हैंडल भी बनती है और इसके बाद थ्रू ब्रेकआउट भी होता है, तो उसमें कोई मेजरली इशू की बात नहीं है। ठीक है, तो ये एक अच्छा है। यहाँ पर से अगर आप इसका टारगेट भी उठा करके देखते हो तो आपको रफली ये टारगेट आगे का कुछ देखने को मिल सकता है 25%, और करंट प्राइस से अगर इसी टारगेट को देखा जाए तो अच्छा खासा उछाल है भाई, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक आप 38% के लिए ये वाला टारगेट है जो कि कप विद द हैंडल के साथ जाने वाला है, पर अभी उतना ये बना नहीं है। पर हाँ, अगर मैंने जो चीज़ें गौर किया है मार्केट में, तो एक जाता है यार बनने के लिए, अगर कंपनी के फंडामेंटल सही चल रहे हैं। हाँ,
ठीक है, अगर एकदम नॉर्मल पीस पे देखेगा कोई व्यक्ति तो सही चल रहा है, और अगर इंस्टेंटली देखेगा तो वहाँ थोड़ा फॉल है। तो ये एक मैंने दो टारगेट बताया, एक तो लाइफ टाइम हाई के लिए आई थिंक सो 40-50% वाला हाई है, और एक ये, तो ये रहा इसके बारे में। बाकी इसी में एक और बंदे का कमेंट था, तो ये आप खुश हो, अप्रूव दुबे, आपकी बातें हो गई। अब इसी में एक बंदे का और यही कमेंट था, यार फाइन यार प्लीज़ वीडियो बनाओ, ठीक है यार बना दिया। दूसरा यही कुछ समय पहले कमेंट आया था एक बंदे का, प्लीज़ मेक वीडियो ऑन लेबर। तो ये चीज़ें मेरे लिए थोड़ी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये अभी जस्ट कमेंट आया तो मैंने खुद देखा भी नहीं है, तो स्टडी करने में टाइम लगेगा, तो ये अभी अपन नहीं कर सकते भाई साहब आपकी बातों का। मुकेश जी बोलते हैं कि शेयर कैपिटल इज़ ग्रोइंग डाउन, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन अबाउट इट, इट इज रिड्यूसिंग फ्रॉम 8 to 6। अच्छा, लक्स इंडस्ट्री के लिए बोल रहे हैं कि शेयर कैपिटल जो है वो 8 से 6 हो गया है और शेयर कैपिटल घट रहा है लक्स इंडस्ट्री में। तो चलिए जी एक बार देखते हैं कहानी को, एकदम से याद नहीं रहता यार चीज़ें कि, पर यहाँ पर देख लेते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन है तो बन जाएगा काम, ठीक है। लक्स इंडस्ट्री, हाँ, तो शेयर कैपिटल आपको बैलेंस शीट में देखने को मिल जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो चीज़ें और क्लियरेंस में आएंगी आपको। तो शेयर कैपिटल अगर देखा जाए तो यार सच में घट रहा है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट शेयर कैपिटल घटता क्यों है? देखो, घटता हुआ शेयर कैपिटल 2-3 कारण हो सकते हैं, उसके चीज़ें को समझो। तो सबसे पहले देखो, शेयर कैपिटल 2018 में 5 था, अभी बढ़ते घटते अभी 6 पे आ गया है। तो शेयर कैपिटल किस कारण से? देखो, शेयर कैपिटल के कई कारण हो सकते हैं। एक तो बाईबैक के कारण होता है कि अगर कंपनी मेजरली बाईबैक की है तो अगर लक्स इंडस्ट्री का मेरे को जहाँ तक याद है तो आई थिंक सो मार्च में इन्होंने अनाउंस किया था, क्योंकि उस समय आई थिंक सो मेरे पास लक्स इंडस्ट्री के शेयर थे, अभी भी हैं, तो बाईबैक के उस समय हो रहा था तो मैंने ध्यान दिया था, बट मेरे को अप्लाई नहीं करना था। 1600 ऐसे भी कुछ कंपनी बोल रही थी कि बाईबैक करेंगे। तो बाईबैक का एक कारण रहता है क्योंकि देखो 3 लाख के पास कुछ शेयर्स वो बोल रही थी कि हम बाईबैक करेंगे। तो वो जो बाईबैक था अप्रैल के समय अप्लाई करने की मैंने कोशिश भी की थी, बट मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी दिख गई थी। तो क्या हुआ कि 1600 में आई थिंक सो कंपनी बायबैक कर रही थी, अपने शेयर्स को ही खरीद रही थी, 3 लाख इक्विटी शेयर्स। और 1600 में अगर देखोगे तो एक रफली 16-32-48 यानी 480 करोड़ का कुछ मामला आ जाता है, छोटी वैल्यू नहीं है भाई। तो वहाँ पास से उसके कारण शेयर कैपिटल पे घटती हुई दिखती हुई, क्योंकि शेयर कैपिटल आपके प्रॉफिट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड है। और कंपनी पैसे कहाँ से लाएगी? कंपनी प्रॉफिट से ही तो पैसे लेगी। जो यहाँ पास आपके प्रॉफिट हुए हैं उसी से तो कंपनी पैसे उठाएगी, और कंपनी अगर यहीं से पैसे उठा करके अपने शेयर्स को बायबैक कर रही है तो शेयर कैपिटल तो आपको घटता हुआ नजर आएगा। तो ये चीज़ समझ आई। दूसरी तो ये तो चीज़ तो हुई थी, और दूसरी बात एक और कारण है जो इनके फाइनेंशियल्स में जब पढ़ रहा था तो वहाँ पर चीज़ें नजर आई थी कि लेटेस्ट फाइनेंशियल पढ़ोगे तो कोविड के कारण इनका मार खाया था बिजनेस। कोविड के कारण ओवरऑल, और जब बिजनेस मार खाया तो लोग ज़्यादा पैशनेट हुए कि भैया फालतू में कपड़े के ऊपर पैसा खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभी हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च करो, बाकी अपने शरीर के ऊपर पैसा खर्चो, खाने के ऊपर पैसा खर्च करो। तो उस समय इन सारे के, तो अभी धीरे धीरे वो कोविड वाली तो भी कंडीशन नहीं है, अभी कंडीशन इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। तो जब कंडीशन इंप्रूव हो रही है तो ये धीरे धीरे यहाँ से भी चीज़ें इंप्रूव होंगी। तो अब लोग ये सारी चीज़ें अब वापस कंज्यूम करना चालू कर दिए हैं। तो शेयर कैपिटल डायरेक्ट प्रॉफिट से डिपेंडेंट रहता है। तो देखो, जब सर इसकी प्रॉफिट ही कम आई है तो शेयर कैपिटल फिलहाल में आपको कम ही दिखेगा। दूसरी बात, तो सोने पे सुहागा इसलिए भी शेयर कैपिटल कम दिख रहा है क्योंकि कंपनी ने बायबैक अनाउंस कर दिया। तीसरी बात अगर बोला जाए तो कंपनी ने एक और काम किया था कि जो इनका मटेरियल कॉस्ट थे ये हाईएस्ट एवर थे। मैंने पूरे वीडियो में ये चीज़ें समझाने की कोशिश की थी। ये जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है ये इतना प्रॉफिट है ही नहीं, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। ये चीज़ें भी मैंने लगभग आपको समझाने की कोशिश की थी। तो काफ़ी लोगों ने बोला भैया ठीक है ठाक एक्सप्लेनेशन है, मतलब मज़ेदार है एक्सप्लेनेशन। तो उन चीज़ों को समझ आ गए तो शेयर कैपिटल यहाँ से आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये 2-3 कारण थे, क्योंकि प्रॉफिट से डायरेक्ट लिंक रहता है। प्रॉफिट ही कम हो गया तो शेयर कैपिटल भी कम हो गया। बाकी वही दूसरा बायबैक वाला भी केस था, ठीक है। और आई थिंक सो कहीं मेरे कैलकुलेशन में अगर गलती हुई होगी, वो 480 करोड़ जो मैंने बोल दिया तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। 1600 पे अगर 3 लाख इक्विटी शेयर खरीदेंगे तो आई थिंक तो रफली वैल्यू उतना ही आना चाहिए। बट अगर गलती हुई होगी तो आप इंडिकेट करके कमेंट में बता देना। हाँ यार, अगर कोई यहाँ तक वीडियो देख रहा है तो अगर आपके पास थोड़ा सा फुर्सत है यार, इसका टाइम स्टैम्प बना देना कि कौन से टाइम पर कौन सा आया, और कमेंट में डाल दोगे तो यार बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलिए जी,
तो ये आपका सर जी आपको समझ है, आपका नाम था मुकेश सर, ये चीज़ें समझ आई शेयर कैपिटल क्यों कम हुआ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन के नीचे इसी में एक थे मनीष कुमार। अच्छा, ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, इसमें एनालिसिस करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, ओके जी। ब्यूटीफुल स्टोरी, ये सब कोई काम की नहीं है। हाँ, तो एक थे टॉप इन क्लास, नाम नहीं मालूम सर का। इन्होंने बोला कि सर मतलब वेरी गुड एनालिसिस सर, यू कैन ग्रो वेरी फास्ट इन फ्यूचर। अच्छा, मेरे को लगा फ्यूचर रिटेल्स के बारे में पूछ रहे हैं। चलो ठीक है। वन वीडियो ऑन सोना कॉन्स्टर। एक काम करते हैं, सोना कॉन्स्टर, तो एक बार कहानी सोना कॉन्स्टर की भी समझ लेते हैं। तो देखो, सोना कॉन्स्टर के ऊपर मैं उतना ज़्यादा मैं बोलूँगा यार, कमेंट करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इनका एक स्पेशलिस्ट एक सेगमेंट वाइज बोलें तो वहाँ की एक मार्केट लीडर में भी बोल सकते हैं। बॉल एंड बेयरिंग्स में इनकी अच्छी खासी पकड़ है, और छोटी छोटी जो चीज़ें लगती है एक व्हीकल को बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें सोना कॉन्स्टेंट बहुत ढंग से बनाती है। तो एक कुछ चीज़ों में इनकी अच्छी पकड़ है, बाकी में यह मार्केट कैप अभी भी गेन करने की ज़रूरत कर रहे हैं। हाँ, इसकी मैंने इसलिए बात भी नहीं की थी कि कमेंट में भी सर पूछ रहे थे, तो मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया था, क्योंकि एक मैंने यहाँ चीज़ देखा था पीयर कंपनीज में कि भले ही कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी खासी कर रही होगी, बट यार मार्केट कैप में मुझे ये ज़्यादा वैल्यूड कंपनी लगी। क्यों? क्योंकि एक तो आप डायरेक्टली पीई से भी देख सकते हो, स्टैंडर्ड पीई की इतनी पूरी कंपनीज में से किसी का 74 नहीं चल रहा है। दूसरी बात, यहाँ पास से ये पीई भी मैं देने के लिए तैयार हो जाता, बट मेजरली एक मुझे सेल्स में दिक्कत आ रही थी। आप सोना कॉन्स्टेंट देखोगे सिर्फ 2800 की सेल कर पा रहे हैं, और उसी के बीच यूनो की बात करें तो ये 11000 की सेल कर पा रहे हैं। अब एक कंपनी 11000 की सेल कर रही है और एक कंपनी 2800 की सेल कर रही है, मार्केट कैप में एक बराबर कंपनी है, डेट सब कुछ एक जैसा है, प्रॉफिट भी लगभग इम्प्रूव्ड है, 400 करोड़ 700 करोड़। तो एक चीज़ आपको समझना है कि मेजरली मुझे यहाँ थोड़ा सा वैल्यूएशन का दिक्कत आई, इसीलिए मैं इस कंपनी को फर्दर अपने लिए प्रिसाइड नहीं करना चाहूँगा। बाकी आप कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इसके बाद अगर इसके खुद के बेसिस पे बात करें तो काफ़ी स्ट्रांग है, बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग है, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे होते हुए इम्प्रूव होते हुए हैं। 500 से अब 584, फिर 731, नेट प्रॉफिट भी अच्छे खासे लेवल में ग्रो किया है, 82 से 76, 76 से अभी 112 फिर से इम्प्रूव हो गया। तो इसमें कोई मेजरली दिक्कत की बात नहीं है, फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बैलेंस शीट भी इनकी काफ़ी अच्छी हो रही है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा डेट जरूर बढ़ा है, पर चल जाता है, कंपनी अच्छी है, डेट आराम से रिपेमेंट कर लेगी। उसके अलावा अगर रिजर्व देखेंगे तो लगातार ये बहुत एग्रेसिव रूप से बढ़ते जा रहे हैं, तो सारी चीज़ें ठीक है ठाक हैं। प्रमोटर होल्डिंग अपनी में थोड़ी सी कमी है यार, प्रमोटर होल्डिंग घटती हुई है, प्रमोटर होल्डिंग में थोड़ा दिक्कत है, आप देख लेना। बट मेरे को वैल्यूएशन का थोड़ा दिक्कत लगी थी, तो इसके बाद ही मैं इस कंपनी को वहीं से कट कर दिया था। तो एक वैल्यूएशन का है लफड़ा, आप चाहो तो अपने हिसाब से लिख सकते हो सर। तो ये हो गया आपके लिए। नीचे अगर मैं बात करूं तो एक सर का कमेंट आया है, ओके ठीक है, ये कमेंट करने की जरूरत नहीं है, हम मानते हैं कि हम विवेक सर के भी फ़ैन हैं, ठीक है, और हैं भी यार, ऐसा नहीं है, वो मेरे आइडल गुरु की तरह हैं, गुरु ही हैं, ऐसा बोल सकते हो। इसके नीचे इनका सर का कमेंट है, IRCTC और वैभव ग्लोबल से या बंधन बैंक पे एक नेक्स्ट वीडियो बनाओ। तो देखो, बंधन बैंक पे आप काफ़ी अच्छे दूसरे बंदे भी बना चुके हैं वीडियो, तो आप उनका चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बंधन बैंक में मेरी कोई खास रुचि नहीं है, ठीक है। बंधन बैंक में अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है, छोटा बैंक है बट अच्छी खासी ग्रोथ है, तो अभी मैं बंधन बैंक के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। IRCTC के ऊपर मैं बोलूँगा एक चीज़ कि यार मोनोपोली काफ़ी बढ़िया है इस कंपनी की, इसके अलावा कोई है ही नहीं है। IRCTC की अगर बात करोगे, इंडियन रेलवे केटरिंग सर्विस कंपनी की, तो कोई दिक्कत की है ही नहीं, क्योंकि वन एंड ओनली सिंगल कंपनी, अच्छी खासी क्वार्टरली रिजल्ट, अभी इनका नेक्स्ट लेटेस्ट क्वार्टर नहीं आया है, बट वो भी अच्छी खासा आने वाला है, क्योंकि इस बार की रेलवे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट भी शो की है। तो
मार्च क्वार्टर के बाद मार्च ऑन मार्च क्वार्टर अगर हम देख लें तो एक मैसिव जंप था 700 करोड़ से आपका 950 करोड़। तो अगर एक वैल्यू ईयर ऑन ईयर देखते हो तो आपकी ये 30% की ग्रोथ है। कुछ बहुत छोटी ग्रोथ नहीं है, बढ़िया ग्रोथ है। नेक्स्ट क्वार्टर में भी इनका अच्छा ही आने वाला है क्योंकि इस बार की रेलवे ने अच्छा इंप्रूवमेंट ही किया है। सेगमेंट वाइज कंपनी का स्टॉक प्राइस इसलिए थोड़ा सा पिट रहा है क्योंकि अगर आप IRCTC का खोल के मैं आपको दिखाता हूँ, CTC इंडियन रेलवे एंड केटरिंग, हाँ, तो आप इनका स्टॉक प्राइस लगभग पिट रहा भी है क्योंकि एक कारण क्या था कि आप यहाँ पास से देखोगे तो एक चीज़ मैं जब इनकी स्टडी कर रहा था तो वहाँ पास से मेरे को चीज़ें दिखी। तो जब ये लाइफ टाइम हाई पे थी दैट वार अक्टूबर 2021। एक काम करते हैं, हम इनके बैलेंस शीट पे चलते हैं और यहीं से चीज़ें समझ आ जाएगी। क्या अक्टूबर 2021 उसके पहले कंपनी की बोरोइंग हमेशा नील चली है। अक्टूबर 2021 मार्च के 2021 दैट्स इसी के आसपास ही कहीं कहानी रही होगी। अब जब कंपनी के में जो इन्वेस्टेड लोग हैं उन्होंने देखा कि भाई कंपनी बोरोइंग ले रही है तो उनसे सहन नहीं हुआ कि कंपनी कैसे बोरोइंग ले रही है। इसके कारण यहाँ पास आपको स्टॉक प्राइस यहाँ के बाद से पिटरते हुए नजर आया। कंपनी फिर भी इस चीज़ को सहन कर ली, मतलब यहाँ के जो लोग थे उसको इन्वेस्टर से वो सहन कर लिए। बट कंपनी ने जब इस बोरोइंग को नेक्स्ट ईयर में बढ़ते हुए देखा, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने देखा कि यार बोरोइंग तो बढ़ती जा रही है। अगर बोरोइंग बढ़ती जा रही है इसके बाद इस स्टॉक की, तो फिर जम के पिटाई हुई। यहाँ तो लगभग कम पिटाई हुई थी, इसके बाद इसने काफ़ी पिटाई की। फिर इसके बाद जैसे चीज़ें इंप्रूव हुई दैट्स आप 2022 के बाद नेक्स्ट ऑन ये वाला पीरियड देखोगे तो अभी ठीक है ठाक कहानी चल रही है। बोरोइंग कम ही हो रही है क्योंकि बोरोइंग इसलिए कम हो रही है, प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट्स आके तो बोरोइंग चुकाना ही है। बोरोइंग चुकाएंगे क्योंकि इनके पास अच्छी खासी, देखो 84 करोड़ की बोरोइंग IRCTC के लिए मैं एक क्या पूरे खाने में मक्खी समझूंगा, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप इनका अदर एसेट्स में जाकर के तो इन हैंड कैश इक्विवेलेंट ही देखोगे तो 1900 करोड़ है, 1900 करोड़। और 1900 करोड़ में 84 करोड़ अगर देने भी पड़ गए तो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, आराम से दे देंगे। तो मोनोपोली बिजनेस के हिसाब से देखोगे तो अच्छे खासे प्राइस पे अवेलेबल है। अगर यहाँ शॉर्ट टर्म भी देखोगे तो रेंज बॉन्डेड में भी देखोगे तो अभी इसका सब कुछ टारगेट मैं बना ही दिया था वैसे, तो रेंज बॉन्डेड में भी जाकर के अगर आप देखते हो तो एक शॉर्ट टर्म में 17% की गेन आपको दिख जाएगी जो किसे रेंज बॉन्डेड स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड करता है, क्योंकि ये देखो ये इस रेंज और इस रेंज के बीच में ये ट्रेड करता है। तो अगर यहाँ पास से देखोगे तो रफली 70% की अभी गेन। अच्छा, जिस दिन मैं ये टेक्निकल देख रहा था उस दिन का ये टारगेट था। आई थिंक सो टारगेट इज नाउ हैज़ बीन चेंज्ड। अभी टारगेट सिर्फ और सिर्फ 10% का बचा है। तो रफली आप यहाँ से जाकर के इसकी चीज़ें देख सकते हो। लॉन्ग टर्म में अगर जानते हो तो फिर तो अभी इसकी 47% गेन भी थोड़ी सी इंप्रूव कर लेते हैं। ये थोड़ा सा 39% गेन अभी इसकी लाइफ टाइम हाई पे बची है। तो ये इसके अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात वैसे मेरे को दिखती नहीं है। मोनोपोली बिजनेस में ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, ठीक है, रिस्क ज़्यादा नहीं होता, रिवॉर्ड ज़्यादा होते हैं। और इसलिए इनका PE भी देखोगे IRCTC का काफ़ी हमेशा अच्छा खासा ट्रेड होता है क्योंकि PR में देखो कोई है ही नहीं है, अभी कोई कंपटीटर है ही नहीं है। जब कोई कंपटीटर है ही नहीं तो मनमानी तो करेंगे ही। तो ये चीज़ें यहाँ तो रफली ये चीज़ें आपको इस तरीके से समझ आ गई कि मोनोपोली बिजनेस में यही चीज़ें होती है कि हाँ थोड़ा सा आपको एक अच्छे खासे PE पे चीज़ें अवेलेबल होती है और आप इसका कंपैरिजन भी ढंग के दूसरे कंपनी से नहीं कर सकते क्योंकि मोनोपोली है भाई, कंपनी एक ही ठोक है। अब PR में दूसरी कंपनी है ही नहीं जिसके थ्रू आप कंपेयर कर सको। तो हाँ यार ठीक ठाक है, उतना मेजरली कोई इशू की बात नहीं है। तो आप अपने हिसाब से ट्रेड करोगे, बाकी मैंने टारगेट आपको दिखा दिया, ठीक है सर। आपके लिए IRCTC का हो गया। वैभव ग्लोबल्स के ऊपर मैं पर्सनली बोलूँ एक डेडिकेटेड वीडियो लाने की सोच रहा हूँ। तो यार वैभव ग्लोबल्स की मैं अभी इस वीडियो पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, फिर भी आपको एक चीज़ बता देता हूँ। वैभव ग्लोबल्स के बारे में उतना मैं नहीं बोलना चाहूँगा। प्राइस टू बुक वैल्यू भी ढंग का है, इसके बाद PB भी ढंग का है, इसके बाद PE भी ढंग का है। और बाकी अगर PE इसकी अभी की रेंज के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी हाई PE पे ट्रेड कर रहा है। हाँ अगर ग्रोथ जिस प्रकार से आई उसके अकॉर्डिंग अगर बोलेंगे तो ठीक है ठाक है, बट अभी भी वैल्यूड है यार, वैल्यूड बोलूँगा मैं कंपनी को, ठीक है। तो आप 1 ईयर के लाइफ टाइम हाई पे है। अगर PE देखोगे 5 ईयर का तो यार जब इसका मैक
पीई आया था 63, उसके कहीं कहीं पास पास के पी पे है। तो आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म पीरियड पे आपको ये कंपनी वैल्यूड मिल रही है। हाँ, पर अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर रखना चाहोगे तो कंपनी को थोड़ा स्टडी करना खुद। मैं अभी ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा कंपनी को, क्योंकि मैं इसके ऊपर सोच रहा था कि डेडिकेटेड वीडियो ही लाता। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ आती है एनएससी पे जाते जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी है, शायद मैंने पूरा एनालिसिस भी किया था टेक्निकल वगैरह की, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो लाइफ टाइम हाई तक के लिए जाते हो तो 210% की गेन है। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म, अच्छा 210% की गेन अब नहीं बची है, अब ये थोड़ा ऊपर हो गया है, तो इसकी गेन 174% की बची है। ठीक है, जब मैं एनालिसिस किया था तब 210% की थी, तो काफ़ी अच्छा ट्रेड मतलब राइज कर गया है। ठीक है, रिजल्ट भी अच्छे आए हैं क्वार्टरली, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप यहाँ पास V20 स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग भी जाते हो तो एक यहाँ पास से आपकी गेन है भाई, ये दैट्स अबाउट, अगर छोटे परसेंट में है 28% की गेन है, तो ये वाला एक रेंज है। बाकी कंपनी कई बार फॉल भी की, क्योंकि इसमें कुछ इंटरनल इश्यूज भी थे वैभव ग्लोबल्स में, जिसकी हम अगले किसी वीडियो में बात करेंगे एकदम डिटेलिंग में। तो अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं लेना पाऊंगा, बट हाँ कंपनी हाई पी पे जरूर ट्रेड कर रही है, तो आप इसके हिसाब से देख सकते हो। हाई पी वैसे मैं ज़्यादा मानता नहीं हूँ, बट देखो पी क्या है, जैसे ही इनकी अर्निंग और बढ़ने वाली है, पी अपने आप घट के 53 का जो पी दिख रहा है वो ऑटोमेटिक 43, 40, 37 इसके पास पास पी हो जाएगा। बस इनके एक बार प्रॉफिट तो बढ़ेंगे, प्रॉफिट और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ें, तो दैट्स यार गुड। वहाँ पर से चीज़ें आपको ये चीज़ें इंप्रूव होती हुई दिख जाएंगी। जैसे जून ऑन जून की क्वार्टर की बात करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। तो जून से जून देखोगे सेल्स इंप्रूव हुई है, और यहाँ पास अगर आप नेट प्रॉफिट की भी देखो तो 20 करोड़ से 30 करोड़ हुआ है, तो इम्प्रूवमेंट है यार कंपनी में। बट अगर लॉन्ग टर्म में आप खुद ही देख लो एक बार, मैं ज़्यादा इसमें कमेंट नहीं करना चाहूँगा। पी के बेसिस पे अगर जो ट्रेड करता है उसके लिए भी कंपनी थोड़ी हैवी कॉस्टली पे मिल रही है। ठीक है, तो सर आपका ये रहा। बंधन बैंक के ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें मेरी कोई अभी विशेष स्टडी मैंने नहीं की है। हाँ यहाँ पास अच्छा ये तो मेरी तारीफ़ ही है, बाकी और भी तारीफ़ें ही तारीफ़ें हैं। एक बंदे ने बोला है, देव जी ने बोला है कि प्लीज़ टाटा एलेक्सी और केपीआई एनर्जी पे ऊपर वीडियो बनाओ। देखो केपीआई एनर्जी पे भी मोनोपोली है पूरा। केपीआई एनर्जी अपने सेगमेंट का लीडर बिजनेस है, लीडर क्योंकि क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी में इनके अलावा कोई मेजर प्लेयर नहीं है। ठीक है, मतलब प्लेयर्स तो हैं बट लिस्टेड प्लेयर्स नहीं है। ठीक है, KPI ग्रीन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर से देखोगे तो एक मोनोपोली भी अच्छी खासी इन्हीं की खुद की ही है, तो इसके कारण भी एक प्रॉब्लम है। और अगर कंपनी की दूसरे बेसिस पे बात करेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस बोलते हैं ना, कि अभी अभी क्या हुआ कि इंडिया में ग्रीन एनर्जी को लेकर के काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आई। अब ग्रीन एनर्जी को काफ़ी अच्छी लेकर के पॉजिटिव न्यूज़ आई, मैं मानता हूँ फ्यूचर में इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव अच्छे हैं। इनके जो अभी आने वाले टारगेट है कि 1000 मेगावाट की ग्रोथ करेंगे, फ्यूचर टारगेट है 2025 तक, सब कुछ बढ़िया है। और सोलर एनर्जी ऐसा है कि जो ख़त्म होने वाला नहीं है। और इंडिया में अगर बात करोगे तो 365 दिन में आपके 320 दिन 310 दिन डायरेक्ट सूरज ही सूरज रहते हैं, तो सूरज की कोई कमी नहीं है, एनर्जी की कोई कमी नहीं है। और इनका एक इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट भी आ रहा है, तो आई थिंक सो कि जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पर था कि ये एक विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के कॉम्बिनेशन करके कुछ प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं, जहाँ पास एक तो विंड एनर्जी से भी एनर्जी क्रिएट करेंगे और दूसरा सोलर से भी, तो एक इंटीग्रेटेड भी भाई ठीक है टैग है। फ्यूचर अच्छा खासा मैनेजमेंट है इनका, ग्रोथ भी अच्छा खासा है। कंपनी ने जो एक लॉन्ग टर्म में ग्रोथ शो की है भाई, अगर उसको कोई देखेगा, और ये अभी ज़्यादा समय की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, आप ये वाला प्राइस देखना। अभी शायद इंटरनेट में आई थिंक सो कुछ इशू चल रहा है, तो अगर बात करें तो सब कुछ बढ़िया है। पर अगर आप एक कश्ती पे बैठना चाहते हो जो बहुत तेज़ी से भाग रही है अभी के रेट में, तो आप अगर जाना चाहते हो तो कोई रफली मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका रिस्क आपका रिवॉर्ड होने वाला है। थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़रूर है, अगर मार्केट में थोड़ी इधर उधर न्यूज़ आई, जो कि आई थिंक सो आ सकती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, जिसके पैसे लगे उसके लिए मैं बोलूँगा भाई ना आए तो ज़्यादा बेटर है। तो हाँ, कहीं ना कहीं मैं बोल सकती कि इधर उधर का थोड़ा दिक्कत है, पर आप अपने हिसाब से इसमें ट्रेड ले सकते हो। मोनोपोली बिजनेस है तो
ठीक है ठाक है। आप इस पे कोई ग्रोथ, देखो एक ऐसी कंपनी है ये जिसका कभी भी ग्रोथ नहीं रुकने वाला। अगर इस पे 4 प्लेयर भी आ जाते हैं तो भी इनकी ग्रोथ कम नहीं होगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि इसका मार्केट ही ऐसा है। देखो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप मेजरली ध्यान दो। क्यों? क्योंकि एक ग्रीन एनर्जी है ये सेगमेंट, ये ख़त्म नहीं होने वाला। दूसरी बात, इंडिया में पावर कंजप्शंस का जो अमाउंट है इतना तेज़ी से बढ़ रहा है पूरी दुनिया से कि दुनिया भी हैरान है। तीसरी बात बोले तो जितना पावर कंज्यूम करो, इंडिया एक हाईली पावर कंज्यूमिंग कंट्री है। आप जितना पावर कंज्यूम करोगे उससे ज़्यादा पावर इंडिया यूटिलाइज कर ही लेगी। और ऐसा नहीं है कि कोई खोल लिया तो दूसरा भी उसके बगल में खोल लिया तो इनकी प्रॉफिट में कोई कमी नहीं। प्रॉफिट कोई कमी नहीं आने वाली भाई, क्योंकि आपने सोलर से बनाया है, उसके बगल भी सोलर बनाया है, दो ही एक रेट पे बेच रहे हैं, तो इसमें कोई इतना दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अदानी भी इस पर, अदानी ग्रीन वगैरह के थ्रू ये इंटर हो रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि अगर आप उधर साइड से भी देखोगे तो इसका मार्केट कम नहीं है। हाँ, इस कश्ती में सवार होना चाहते हो इंडिया की तो आपकी मर्जी है। बाकी ये बहुत, आई थिंक सो 20-25 की कुछ रुपए में ट्रेड हो रहा था, और ये अच्छी खासी मतलब ग्रोथ पे है भाई। ठीक है, ये देखो 2020 की ही बात है जब इससे कोई पूछता भी नहीं था, पिक पिनी स्टॉक था। इसके बाद फर्दर इसने जो ग्रोथ दी है भाई, बवाल ग्रोथ है भाई, बवाल ग्रोथ है। तो आपके ऊपर है, मैं ज़्यादा इस पर ऊपर नहीं कहना चाहूँगा। ठीक है, बाकी आप इसकी एक डीप स्टडी ले सकते हो। हाँ, हम एक कोशिश करूँगा कि एक एनर्जी सेक्टर के ऊपर, जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर है, चाहे वो उस अदानी का केस आए, चाहे केपीआई का केस आए, चाहे जेपी पावर का केस आए, सबका इंक्लूड करके एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जो पावर के ऊपर रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक नहीं रहेगा। तो जल्दी आएगा, पर उस पर थोड़ा समय लगेगा, उसकी रिसर्च अभी चल रही है। समझदार हो। ठीक है, बाकी और क्या ग्रोथ है इसमें अपने को, और कमेंट क्या आए हैं। एक बंदे ने बोला था टाटा एलेक्सी के ऊपर, तो टाटा एलेक्सी देखो, टाटा एलेक्सी की अगर एक मेजरली मैं बात करूँ रफली ऊपर से, तो टाटा एलेक्सी एक डिज़ाइनिंग कंपनी है जो डिफरेंट सर्विस देती है फॉरेन में भी, इंडियन प्लेयर्स को भी। तो उस पर कोई दिक्कत की बात नहीं, इनका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है। बट टाटा एलेक्सी ना अभी काफ़ी हाई पी पे ट्रेड हो रही है। पी से मेरे कोई लेना देना नहीं है, बट हाई वैल्यूएशन पे भी ट्रेड हो रही है, क्योंकि लोगों को चस्का ही ऐसा लग गया है टाटा का। तो नमक खाओ थोड़ा, आपके ऊपर है। टाटा एलेक्सी के ऊपर भी मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी उतनी ज़्यादा डीप स्टडी उसके ऊपर नहीं है, मेरे को समय नहीं मिल पाया था। टाटा स्टॉक के ऊपर जनरली मैं बुलिश रहता ही नहीं हूँ कभी, क्योंकि जनरली वहाँ पास ग्रोथ स्टैग्नेंट है, उसका मैनेजमेंट मेरे को थोड़ा इधर उधर लगता है। ठीक है, तो उस पर थोड़ी अगर बदलाव ढंग का करते हैं तो मैं ज़रूर इंटर करना चाहूँगा, बट अभी के हिसाब से मैं टाटा के ऊपर कभी बुलिश नहीं रहता हूँ। ठीक है, बाकी कंपनी अच्छी है, आप अपने हिसाब से ट्रेड करोगे। तो ये थे कुछ अच्छे कमेंट जो हमें आए थे, तो हमने सोचा इन कमेंट्स के रिप्लाई कर दिया जाए। तो इन फ्यूचर आपके जो भी कमेंट आएंगे तो हम उनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में जरूर लाने की कोशिश करूँगा। फाइन ऑर्गेनिक को मैंने लगभग जितना लोग वीडियो बनाते हैं उसके तो हिसाब से तो मैंने समझा ही दिया, पर उसका एक डेडिकेटेड वीडियो आई थिंक सो अगर हो पाएगा तो बनाऊँगा। बाकी मैं श्योरिटी नहीं दे सकता। और हाँ, ये आपने जो सर बोला है ऑप्शन रीडर, इनका आपका अलग से थोड़ा मामला देखेंगे अगले संडे वीडियो पे। ठीक है, तो इस संडे की इस एपिसोड के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई थिंक सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर एनालिसिस ढंग की लगी हुई है, और आपकी कमेंट तो आने वाले समय पे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, तो कंसाइज में सभी लोग, बहुत सारे लोग ने एक ही स्टॉक का कमेंट किए थे इसमें। तो मैं बोला कि भाई, जैसे कि सोना कॉस्टअप के 2-3 लोग कमेंट किए थे, उसके अलावा केपीआई के ऊपर भी कमेंट किए थे, केपीआई एनर्जी के ऊपर, बंधन बैंक के ऊपर कमेंट किए थे। तो मैं बोला कि जब बहुत सारे लोग एक ही चीज़ को पूछ रहे हैं तो क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए। अगर ये वाला आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हम अगले संडे भी इसे कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। आपके जो भी क्वेश्चंस रहेगा तो हर संडे टू संडे एक वीडियो आएगा जिसमें हम सारे आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अपना एक वीडियो आ गया है HDFC के ऊपर, आप जा करके इसे देख सकते हो। तो अगर बैंकिंग सेक्टर पे इंक्लूड करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म पे जाना चाहते हो विथआउट एनी फियर, तो HDFC इज़ द बेस्ट। बाकी भी ये कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो देखने की रिकमेंडेशन है। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय। और बुल्स एंड बियर मार्केट के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, पानी पी लूँ।